जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 109 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 3 का। बस ये एक ही लेक्चर कर लें, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। एक एक घंटे का कर लीजिएगा फ़िलहाल। पहला तो 1 घंटे का करें, बाद में देखते हैं। अच्छा जी, आज हमारी रिवीजन ही स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपने इसको रिवीजन कतई नहीं कहना। ये आपको आज अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली तो हम चीज़ों को समराइज़ ही कर रहे हैं, जो कुछ हमने पढ़ा, लेकिन साथ साथ रीसेंट अटेम्प्ट के सवाल जो है वो हो सकता है अब एंड पे जाते जाते मैं कहूँ चलो यार ये अब आप ट्राई करो और कल कर रहा हूँ, ये इस तरह से भी चल सकता है कि पहले आप, उससे बेहतर ही हो जाता है पहले एक ट्राई आप करके आते रहेंगे। रीसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर आपके लिए कॉपी होके आ रहा है, मैं भी रख लेता हूँ, फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके साथ कॉमन इश्यूज़ की जो हमें फेस करने पड़ते हैं। सारे CMA के अंदर मुख्तलिफ मौके पर आते रहे, हम उनको टैकल भी करते रहे हैं और हमें उनका पता भी है, ठीक है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा क्विकली इनको जो है वो हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको फाइंड करनी पड़ सकती है और अक्सर आपको करनी पड़ती रही है, वो है प्रोडक्शन यूनिट्स की कैलकुलेशन। आपको प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होते थे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको चाहिए होती है, तो प्रोडक्शन के यूनिट्स अक्सर सवालों के अंदर आपको जो है वो ढूंढने पड़ जाते हैं। अच्छा, ये कॉमन इश्यूज़ के बाद फिर मेरी अगली रिवीजन की आइटम जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही है, क्योंकि वो चल रहा था ना, तो उसका एक सवाल वो जाहिद वाला और एक रिसेंट वाला रहता है, तो मैं इसी ऑर्डर में ही चलूँगा। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है ना। लेकिन मैंने वो पहले इसलिए नहीं किया कि ये कॉमन इश्यूज़ बहरहाल पहले अगर हो जाएं, बच्चों के लिए एक अलग से इसकी वीडियो बन जाए आधे घंटे पौने घंटे में, तो ये बेहतर है कि बच्चों के लिए वो अवेलेबल भी होगी, कभी वो देखना चाहें फ़लाँ चीज़ जा रहा है, हाँ ऐसे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको ज़रूरत है इसको बार बार देखने की। बहरहाल चीज़ें समराइज़ हो जाएंगी, इनको अपने पास नोट कर लेंगे तो आपकी अपनी समरी बनी हुई उससे एक नज़र देख लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जिस मसले का सामना अक्सर करना पड़ सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन यूनिट्स आपको निकालने पड़ सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट निकालने के 3 ही तरीके हमने देखे थे, कुछ चौथा तो हमें नज़र नहीं आया था। वो कैसे कैसे निकालते थे? कभी कभी वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दे देता था सवाल में, ठीक है। तो हम अपनी मशहूर ज़माना इक्वेशन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश इज इक्वल यूनिट सोल्ड, इसके हिसाब से चल लेते थे। अब इसमें होता क्या था, अब ये देखो आपको पता है, ये बातों का आपको पता है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको पता है और समराइज कर रहे हैं चीज़ों को कि यार बस इतनी सी बात थी यार पूरे CMA में, हाँ यार यही था और तो कुछ देखा ही नहीं, बस मुख्तलिफ टॉपिक्स में हम आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें सीखते रहते, ठीक है। तो किसी टॉपिक के अंदर हम इस तरह से फिनिश गुड्स ये प्रोडक्शन यूनिट निकाल लेते थे, किसी टॉपिक के अंदर इस तरह से, किसी टॉपिक में इस तरह से, तो वही बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करता है, अगर प्रोडक्शन यूनिट्स आपको फाइंड करवाने हो और वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दे दे, तो आप ये इक्वेशन लगाते हैं जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, सेल के यूनिट्स गिवन होते हैं, आप बैलेंसिंग क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्शन। 1-2 दिन पहले भी हमने ये काम किया, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता था कि आपको वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग दे देता था प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, ये हमने सीखा। तो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स फिर वो नहीं होते थे जो प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो एक्चुअल आउटपुट आ रही होती थी, बल्कि हमें EPU कैलकुलेट करना पड़ता था। प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो हम EPU के ज़रिए निकालते थे, ये EPU का फॉर्मेट है, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स, ठीक है, मैंने FIFO वाला नहीं बनाया, माजरत, वो उसके अंदर मैं जाके रिवाइज करता हूँ। जब मैं प्रोसेस की रिवीजन करूंगा ना, तो वहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग बता दूंगा। फिलहाल EPU की शक्ल सिर्फ दिखाई है कि आपको प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने पड़ जाते थे अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाता था आपके पास, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आए तो आप EPU बनाकर EPU निकालते हैं, इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आपके प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और तीसरी और आखिरी चीज़ होती थी लॉसेस। याद होगा आपको, इस मसाइल में से एक मसले के साथ ये भी आपका पाला पड़ता था कि रिजेक्शन रेट फिनिश गुड्स का दे देता था, ठीक है। अब आपकी ये इक्वेशन भी आपको याद होगी, गुड यूनिट्स यानी आउटपुट, लॉस परसेंटेज और टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव गुड यूनिट्स यानी इनपुट। इस तरह से हमने बनाई थी ना हर इक्वेशन, चाहे वो फिनिश गुड्स था, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल आया था, चाहे वो लेबर भी होगा, हमने इक्वेशन यही रखी थी, इनपुट लॉस आउटपुट। अब फिनिश गुड्स की आउटपुट कंप्लीट गुड्स होती हैं। अगर रिजेक्शन रेट सवाल में गिवन है, ये भी थोड़ा पुराना हो गया, मेरे ख्याल में CVP के टॉपिक के अंदर ये आया था कि आपको अगर कहता है कि फिनिश गुड्स लेट से 5% रिजेक्ट हो जाती हैं, तो फिर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि आप अपनी सेल के टारगेट को अचीव कर सकें जो रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है ना। तो आप क्या करते थे, आप टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करने होते थे, आपको ये दे देता था एनुअल डिमांड इतने यूनिट्स है और 5% लॉस हो जाते हैं, ठीक है।
तो आप फिर कहते थे जनाब मिसाल के तौर पे, ये मैंने मिसाल लिखी है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कहता है जी डिमांड कितनी है 1 लाख यूनिट्स की। सीवीपी के टॉपिक में अक्सर ऐसा होता था, या कहीं और भी आपने देखा होगा, ठीक है। अब 1 लाख यूनिट्स आपने सेल करने हैं, 5% 4% रिजेक्शन है, तो क्या आप प्रोडक्शन यूनिट्स इतनी करेंगे? ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए फिर आप यही वाली ऊपर वाली इक्वेशन यूज करते थे। आप कहते थे जी हमें चाहिए कितने 1 लाख, कितने परसेंट रिजेक्ट हो जाते हैं 4%। 4% ऑफ व्हाट? अब चुप है तो 4% इसका जो बनाने हैं उसका 4% रिजेक्ट हो जाता है। खामोशी केस में ही करते थे ना, ठीक है। तो रिजेक्शन रेट इज 4%, मतलब 4% ऑफ इनपुट। इनपुट यहां पर इनपुट क्या है? यहां पर जो यूनिट टोटल रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आप कहते थे जी ये 4% ऑफ एक्स और ये एक्स आ गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे। आप कहते थे जी 100,000 जो है इसको ये डायरेक्ट लिख लूँ मैं 0.05x 0.04x, वो 5 मेरे दिमाग में बोल दिया ना पहले। तो अब इसको सॉल्व करते थे तो ये इस तरफ चला जाता था -0.96। कोई बात नहीं है, होगी भी नहीं इंशाल्लाह, लेकिन चीज़ें समराइज तो करनी है ना अब, ठीक है। और साथ साथ फिर हम रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल करते चले जाएंगे, थोड़ी तसल्ली भी होती जाएगी, ठीक है जी बेटा। तो ये x आपने निकालना है, तो x निकलेगा कैसे? ये इधर जाकर माइनस हुआ, 0.96x बना, फिर 0.96 को उधर जाके आपने डिवाइड कर देना था। तो x 100,000 डिवाइडेड बाय 0.96 यानी कि 10, अच्छा राउंड नहीं हुआ, 104,167 यूनिट्स। अब ऐसा जवाब सवाल में आए तो कोई मसला नहीं, आपने सही किया होता है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड इनपुट है, यानी कि आप इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो उसमें से 4% रिजेक्ट होकर आपके लाख बचेंगे, जो आपने मिसाल के तौर पे आगे आपको ऑर्डर आया हुआ है, या जितने आप एक्चुअल में बेच सकते हैं अच्छे वाले यूनिट्स, ठीक है। और भाई बात समझ आई? अब आपका सारा सवाल मिसाल के तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने प्रोडक्शन, कई जगहों पे हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, मटेरियल लेबर ओवर, वो प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई होती थी, और सेलिंग कॉस्ट जो है वो सेलिंग यूनिट सोल्ड यूनिट्स के साथ, सेलिंग एक्सपेंसेस भी सोल्ड यूनिट्स के साथ। तो सारी कॉस्ट के अंदर आपको प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत होती ही होती थी। अब अगर सवाल में वो इस तरह से कह देता था कि आपकी डिमांड 1 लाख यूनिट्स है, लेकिन सवाल में रिजेक्शन रेट देता था, तो आपके प्रोडक्शन यूनिट 1 लाख नहीं होते थे। तो ये इक्वेशन आपने कई जगह इस्तेमाल भी की थी, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने बस समराइज करनी है चीजें आज। कॉमन इश्यूज जो आते हैं उनमें सबसे पहला इशू क्या है? कैलकुलेशन ऑफ, इसको जरा मैं थोड़ा सा, ठीक है, अब नजर आए शायद, ओके। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ये एक मसला है, और अगर प्रोडक्शन यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़े तो इनमें से कोई 3 में से किसी एक तरीके से आप निकालते हैं, चौथा तो कोई हमने देखा नहीं था, ठीक है। वो प्रोडक्शन यूनिट मिस करेगा तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री देगा, ये फॉर्मूला लगेगा, जो चीज़ मिसिंग है वो आप निकाल सकते हो। मिसिंग प्रोडक्शन ही करेगा ना, प्रोडक्शन चाहिए, तो मेरे ऊपर हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग है, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर नहीं भी है, तो अब कल परसों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपने सवाल किया, सवाल के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया, आता गया, तो हम फॉरन प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए कहां चले गए थे? ईपीयू की तरफ। और तीसरा क्या है कि रिजेक्शन रेट फिनिश गुड्स का गिवन हो, तो उसके लिए आपकी मशहूर जमाना इक्वेशन, ये इक्वेशन अभी फिनिश गुड्स में आई है, अभी अगला मसला मटेरियल का है, उससे अगला मसला लेबर का है, यही इक्वेशन हमारे साथ चलेगी, चलती आई है पूरे सिलेबस के अंदर, नोट कीजिए। क्वेश्चन है तो पूछ भी सकते हैं आप। क्लास शुरू होने तक थोड़ा सा सुस्ती होती है, शुरू हो जाए फिर मुझे मसला नहीं रहता। तो मैं ये कहता हूँ ना, एक दिन में आके आप 8-9 घंटे पढ़ें, उससे बेहतर नहीं है जो 1 घंटा 2 घंटे जितने मेरे से निकल सकें जूस मेरा, वो निकाल लिया करो रोज़, ठीक है। फिर एंड पे देखेंगे कितनी गुंजाइश है। असल में तैयारी भी होती है ना, सारी तैयारी करनी पड़ती है, फिर तभी आपका काम आसान होता है। बेहतर है पिक्चर लें, सबको पिक्चर ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। और फिर कोई बच्चा कहता है नहीं जी मैंने तो नोट करना था, तो अगले दिन फिर वो लैपटॉप से खुद तस्वीर खींच ले, मुझे कोई मसला नहीं, यहीं पे लैपटॉप होता है। मैंने अलग से रिवीजन की हेडिंग बना दी है अपने सीएमए वाले सेक्शन में, और कंप्यूटर यहीं पे, लैपटॉप यहीं पे पड़ा होता है। आप लोगों ने क्या करना है, ये खुला होता है क्लास के अंदर, कोई बच्चा आता है मैं नहीं आया, लैपटॉप लगा हुआ मिसाल के तौर पे, तो कैफ 3, अच्छा कैफ 3 में आएंगे, ये रिवीजन क्लास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नीचे रिवीजन क्लासेस की हेडिंग है, ठीक है जी। चलूँ आगे?
अब देखो ना, ये समराइज हो गई चीजें। अब प्रोडक्शन यूनिट मिसिंग है तो इन तीन में से कोई एक सिचुएशन होगी, सवाल में जो डाटा होगा उस हिसाब से निकाल लोगे। कोई चौथी अगर याद पड़ती है तो मुझे बता दो, मैं उसमें ऐड कर लाऊंगा कल, मुझे तो नहीं याद पड़ती। चलें आगे। अच्छा जी, प्रोडक्शन यूनिट्स की बात हो गई। अब इस प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और ओवरहेड चाहिए। सारा सीएमए इसी में खपते रहे, ठीक है। तो अगले प्रॉब्लम्स मटेरियल के अंदर जो आया आपको, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो यहाँ मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेसिक्स में, फिर उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता गुड़ डालते गए, मीठा होता गया। बेसिक वाला फॉर्मूला जो शुरू वाले 6 लेक्चर्स में हमने एक आधा सवाल भी इस तरह के 1-2 सवाल किए थे, ये तब की बात है जब मटेरियल कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। मटेरियल कॉस्ट होती है मटेरियल रेट पर केजी इनटू मटेरियल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात तो आपको वैसे भी ये बड़ा तगड़ा हो गया, ठीक है ना। कितने यूनिट्स पर कितने केजीज मटेरियल के पर यूनिट चाहिए, केजी लीटर मीटर वो जो भी है, ठीक है ना। तो मैं केजीज बोल रहा हूं, कितने केजीज एक यूनिट के लिए चाहिए और एक केजी कितने रुपए का है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 100 मल्टीप्लाई करें तो एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट आ गई। तो पूरे प्रोडक्शन की मटेरियल कॉस्ट चाहिए तो इसको प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने सीक्वेंस इस तरह से बनाया है कि प्रोडक्शन यूनिट निकाल के फिर हम आगे चलते थे। प्रोडक्शन यूनिट्स के से हमने प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी थी, तो पहली कॉस्ट क्या होती थी, मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है। तो मटेरियल की कॉस्ट का सबसे पहले जितना मैं दिखा रहा हूं सिर्फ उतना देखना, तो सारा कुछ आपके लिए लिखा हुआ ना, स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है। तो ये क्या है, मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलती थी, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब उसके अंदर भी क्या था, एक यूनिट पर कितना मटेरियल लगता है और एक मटेरियल का केजी या लीटर कितने का आता है। तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन यूनिट से, तो टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट आ गई। यहां तक कोई मसला। अब इसके अंदर क्या क्या मसाइल होते थे जो हमने पूरे सीएमए के अंदर देखे 108 लेक्चर्स में। इसमें कभी कभी ऐसा होता था, मटेरियल की कॉस्ट टोटल दे देता था, उसके बाद कहता था ये इतने यूनिट्स की कॉस्ट है, ठीक है। तो आप उससे एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लेते थे, उसके बाद फिर उसको छिड़वा लेता था आपसे। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत करता था कि मटेरियल की कॉस्ट 10% बढ़ गई, 15% बढ़ गई, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट, अगर टोटल मटेरियल कॉस्ट प्रीवियस पीरियड की गिवन है क्वेश्चन में, तो आप उससे पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, ओल्ड मटेरियल जो कॉस्ट गिवन है सवाल में और ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट जो गिवन है सवाल में, उसको डिवाइड करते थे, तो आपके पास क्या आ जाती थी, प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब उसको आप मल्टीप्लाई करें न्यू प्रोडक्शन यूनिट से, और इन्फ्लेशन कोई है तो उससे मल्टीप्लाई करें तो नई कॉस्ट निकल आएगी। ये मसला आ सकता था, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट को आप प्रोडक्शन वॉल्यूम की परसेंटेज लगा लें, यानी कि प्रोडक्शन वॉल्यूम ही बढ़ा लें, अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं है बाद में इन्फ्लेशन लगा दें, ठीक है। बहरहाल ये तरीका लगाकर हम मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकाल के प्रीवियस पीरियड से उसको अपने पीरियड पे यूज किया करते थे। ये आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर करना पड़ता था। थोड़ा भूले होंगे, सवालों में जाएंगे तो देखेंगे। हम डिसीजन मेकिंग में ये कदा सवाल दायर करेंगे ही, और रिवीजन तो सारी करनी ही है, ऐसे रिवीजन होनी है बहरहाल, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो अगली चीजें हैं, इनमें क्या क्या मसाइल आते थे, तसल्ली से देखें, समझे, नोट करें, और कोई सवाल है तो मुझसे 10 बार पूछें, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन ये कॉमन इश्यूज पहले हमने इनको आधे घंटे के अंदर ऐसे करके इकट्ठा जरूर करना है। उसके अलावा फिर कोई आएंगे मेरे सामने तो मैं वो लिख दूंगा, फिलहाल तो यही जेहन में, ठीक है। मटीरियल रेट पर क्या क्या असरात पड़ सकते थे आपके ख्याल में। महंगाई की वजह से प्राइस का बढ़ जाना, बल्क क्वांटिटी की वजह से डिस्काउंट मिलना, इज अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन या बल्क क्वांटिटी। इन्फ्लेशन से बढ़ जाएगी ये मटेरियल रेट पर केजी, इन्फ्लेशन से बढ़ सकता था। ये सिर्फ ऐसे जनरल बातें, याद करने वाली बातें नहीं है। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बता रहा हूं आपको कि ये मटेरियल कॉस्ट है, और इसके अंदर कॉमन इश्यूज क्या होते थे। इससे हटके भी कोई इशू हो सकता है किसी स्पेसिफिक सवाल का, लेकिन जनरली ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो सारी तस्वीर खींचिएगा आराम से, सुकून से, फिलहाल सिर्फ समझते रहे, ठीक है। तो मटीरियल रेट अफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से भी और बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट से भी। क्वांटिटी के ऊपर क्या असरात होते थे, कन्वर्जन करनी पड़ती थी, याद करें, कन्वर्जन करते थे। ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में ले जाओ, मिलीलीटर में, लीटर में। तो आपको सिखाया था कि आपने छोटे से बड़े में अगर जाना है तो डिवाइडेड बाय जो ग्राम्स ओवर 1000, मिलीलीटर ओवर 1000 तो लीटर में आ गया। सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर जितने गिवन है उसको डिवाइड करो 100 से तो मीटर, क्योंकि हमें अक्सर यूनिट ऑफ मटीरियल जो है वो लीटर, मीटर, केजी में गिवन होता था। तो अगर छोटे यूनिट के अंदर गिवन है तो उसको कन्वर्ट करना आपको सिखाया था। और ये इस तरह से मैंने शायद 1 नहीं 2 नहीं तो 1 दफ़ा कम से कम लाजमी बनाया। 2 दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि हमने क्लास के अंदर जब पहली बार ये सीखा था ना कन्वर्जन, तो मैंने ये बनाया भी था। 1 से 2 बार क्लास में बना हुआ है, ठीक है। और
तीसरी चीज जो इस पर असर डालती है क्वांटिटी पर, वो है आपकी मशहूर जमाना लॉस की परसेंट। ठीक है, तो इसमें इकट्ठी तो नहीं आती थी, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ, लेकिन ये कॉमन इश्यूज कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे हुआ करते थे मटेरियल से रिलेटेड, जिसके अंदर मटेरियल की क्वांटिटी कन्वर्जन से भी लड़ती थी किसी किसी सवाल के अंदर। चलो ये नहीं आया तो ये तो आपको अक्सर ही नजर आता था, ठीक है, कि आपका मटेरियल जो है उसकी वेस्टेज है। अब वही इनपुट ज्यादा चाहिए अगर आउटपुट करना है तो, अगर वेस्ट हो रहा है तो। अब अगर सिंगल रेट गिवन है तो जिंदगी आसान, मटेरियल आउटपुट, मटेरियल लॉस, मटेरियल इनपुट। इसके अंदर नॉर्मली वो परसेंटेज देता था, ये गिवन कर देता था, और ये जुड़ा होता था इसके साथ जो अभी करके आ रहे हैं यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो ये दोबारा कराने की जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल नहीं लिखी। फिनिश गुड्स ना असल में शायद एक आध दफा आया था, ये तो बेतहाशा दफा आ चुका। ठीक है, तो सेम काम तो वही है। सवाल में गिवन मैंने लिखा हुआ है, गिवन क्या होगा, मटेरियल आउटपुट परसेंटेज गिवन होगी, इसके साथ जोड़ता नहीं था, वरना तो सिंपल हो जाता है। नॉर्मली वो कहता था ऑफ इनपुट, या चुप होता था, चुप के केस में भी हम क्या करते थे, इनपुट के साथ जोड़ते थे। तो ये गिवन परसेंटेज गिवन नॉर्मली इनपुट के साथ जुड़ी होती थी, और ये हमसे कैलकुलेट करवाता था। ठीक है, सही है, एग्जाम्पल बनाऊं ये चलेगा, ऊपर वाली एग्जाम्पल ही है। ठीक है, फेवरेट, जब दो वेस्टेज रेट्स गिवन होते थे सवाल में, यानी इतने से इतने परसेंट पे आ गया, तो एक शॉर्टकट हमने जरूर बनाया था, लेकिन उसकी पूरी तस्वीर क्या थी, ये गिवन होता था, याद आ रहा है ये, ठीक है, ये गिवन होता था, और वो कहता था लॉस की परसेंटेज 10% से 6% पे चली गई है मिसाल के तौर पे, तो ये गिवन होता था, हम इससे पहले ये निकालते थे, इसको कॉपी पेस्ट करते थे, इससे फिर ये निकालते थे, और इसका शॉर्टकट जो बनाया था वो क्या बनाया था, मिसाल के तौर पे ये 10 है और ये 10 है और ये 6 है, 10 से 6 पे गया तो हम डिवाइड करते थे 1 माइनस 10 6 सॉरी 1 माइनस 6 और मल्टीप्लाई करते थे 1 माइनस 10 से, यानी कि डिवाइड कर दिया 0.94 से, मल्टीप्लाई कर दिया 0.90 से। ये शॉर्टकट था, लेकिन जिसको शॉर्टकट ना आए उसके सामने पूरी तस्वीर मौजूद है। कोई और मसला हो भी सकता है, मेरे जहन में तो यही है कि ये मसाइल आपको आया करते हैं मटेरियल के अंदर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। शॉर्टकट लगाते थे हम, जिस पे जाना है उस पे डिवाइड कर दो, हैं ये क्यों लगता है इस तरह से, ये जरा जब बताना जा रहा है इसको, अच्छा शोखा हो गया, मैंने कह दिया तो भाई, जिस पे जाना है उससे डिवाइड का मतलब आपको बताया था, उससे डिवाइड का मतलब है 1 माइनस दैट परसेंटेज। ठीक है, तो उससे डिवाइड का मतलब समझो बात, ठीक है ना, तो जिस पे जाना है उस पे डिवाइड कर दो, और जिस पर हो उससे मल्टीप्लाई। तो 10% पे हो, 6% पे जाना है तो डिवाइड करोगे 1 माइनस 6 मतलब 94% से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस 10 यानी 90% से। लेकिन नहीं याद रहता तो मजे करो, लंबा काम करो, मुझे क्या, तस्वीर नहीं बन रही तुम्हारी कि बन जाएगी, तो इधर होके बैठो ना, सारी क्लास अब पीछे है, इधर थोड़ी सी जगह। भाई ये बैग उठा ले, बैग ने फीस दी हुई है, मुझे दे दो, इधर आगे रख लेते हैं, इधर ला, मुझे दो, बैठ जाओ, थोड़ा इधर होके बैठो भाई, तस्वीर अब मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी तस्वीरों का, इधर हो जाओ। शहरियार के लिए भी तस्वीर बनानी होगी तुमने, पता है, मोबाइल खराब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह एन मौके पे पेपर से, अल्लाह करे उसमें व्हाट्सएप फेसबुक भी डिलीट हो जाए खुद से ही। मैं चाहता हूँ अब पास हो जाओ यार, और मैं क्या चाहता हूँ, ओहो ये भी क्वेश्चन करवाना पड़ेगा आपको, मैं लिख लाया था, ओहो आई एम सॉरी। जिस पे जाना है और जिस पर है प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, मटेरियल कॉस्ट, करंट मटेरियल कॉस्ट है 720 रुपए, करंट वेस्टेज 10% है, रिवाइज्ड वेस्टेज 3% है। 10 पर थे, 3 पे आ गए, करते थे ना ऐसे सवालों के अंदर, ठीक है। रिक्वायरमेंट है रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट निकालो। अब फौरन मैं दिमाग में फौरन मेरे वो चला, पहले इक्वेशन ना दिमाग के अंदर बननी चाहिए। मैंने कहा यार इधर तो आना है मटेरियल आउटपुट, इधर आना है मटेरियल लॉस की परसेंटेज, और इधर आना है मटेरियल इनपुट। जब मैंने ये लिख लिया तो दिमाग के अंदर वो वापस आ गई, मेरी इक्वेशन बन गई दिमाग में। अब उसके बाद देखना है कि ये गिवन क्या है, करंटली करंट मटेरियल कॉस्ट गिवन है,
करंट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, कितना कॉस्ट कर रहा है मुझे बताओ। ये तो मैं लिख देता हूं, मुश्किल काम तो आपको पता है हमेशा आप मुझसे ही करवाते हैं, ये तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। मटेरियल लॉस की, मैं मटेरियल लॉस के लिए लॉस परसेंटेज जगह बताऊंगा जी। तो ये कितनी है जी लॉस परसेंटेज, 10%, ये तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। करंटली ये है मेरा सवाल। ये जो 720 रुपए हैं, केजीज में नहीं, मैंने रुपीज में लिख दिया, फर्क क्या पड़ता है, केजीज में लिख लो तो केजीज में निकल आएगा, और ठीक है ना, केजीज में लॉस निकले जब मैंने वो 1 यूनिट की कॉस्ट दे दिया आपको, समझो, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट टोटल 2, 3, 4 जितने यूनिट्स भी थे वो कॉस्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगी, ठीक है ना, मैं यूनिट्स में नहीं कर रहा। मुझे बताओ ये 720 रुपए जो करंट कॉस्ट है, ये इनपुट वाली जगह पे लिखूं या आउटपुट वाली जगह पे? कॉस्ट खरीद रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ये हमें कॉस्ट पड़ रही है, ये हमें कॉस्ट पड़ रही है 720 रुपए गिवन है, उत्थे होने तो फिर तो रोला ही कौन सी, ठीक है। तो 720 रुपए। अब वही वाली सिचुएशन है, आपको पहले निकालना पड़ेगा इसे, फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे इधर, फिर आप कहोगे जी ये हो गई है 3%, फिर आप निकालोगे ये। तो ये सीक्वेंस आपको सिखाया हुआ, ये जा नहीं रहा, चलो खैर। अब लॉस परसेंटेज किसकी है, सवाल चुप है तो इनपुट की है, और इनपुट शुक्र है गिवन है, कोई मसला नहीं है, इधर लगाओ इसको, 720 का 10% इधर निकालो ना, ये सॉल्व कर लें थोड़ा सा, यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ करंट, ऊपर फॉर्मूला मैंने लिख दिया जनरल करके ना, ये अब मैं नीचे आपको ये कह रहा हूँ, ये 2 दफ़ा हम करते थे ये काम, ठीक है। तो मटीरियल कितने गया, मटीरियल ले, मटीरियल इनपुट से मटीरियल आउटपुट का सफ़र, करंटली क्या चल रहा है, इधर मैंने लिख दिया करंट, करंट करंट मटीरियल इनपुट हो रहा है 720, 10% इसका 10% लॉस हो जाता है। अब मुझे बताओ अगर मैं मटीरियल आउटपुट निकालना चाहूं तो मटीरियल आउटपुट कैसे निकलेगा, मटीरियल आउटपुट निकालना है तो आपने ये 10% ऑफ 720 बना, ये इसमें नहीं लिखते, इसमें नहीं लिखता, 10% है, ठीक है। 10% ऑफ इनपुट है तो 0.1 इंटू 720 इज इक्वल टू 720, ऐसे ही बनता है। और बोलो अब ये कितना बनता है, ये दूसरी तरफ ले जाओ तो मटेरियल इनपुट कितना निकल आया। अब ये मैं इधर डायरेक्ट लिख लूँ, ये वर्किंग थोड़ी सी शो कर दी, डायरेक्ट बताओ जी 648, यानी हमने क्या किया 720 से इसको 648 पे ले आया, यानी अगर 720 लगाते थे, 720 रुपए का मटेरियल लगाते थे तो 10% लॉस होके 648 आउटपुट में पड़ा होता था, यूनिट में पड़ा होता था। अब इसको उठाकर आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया इधर, ये अब न्यू चल रहा है, रिवाइज्ड, ठीक है जी, करंट से रिवाइज सिनेरियो क्या है जी, रिवाइज सिनेरियो ये है कि आप ये 648 यहाँ पे लिख देते हो। अब वो कहता है 3% तो अगेन किसका है, इनपुट का, और अब इनपुट हमें पता नहीं है, तो इनपुट कितना है, तो इसको सॉल्व करो जी, बोलो 648 इधर ही रहने दो, और ये 0.03 उधर जाके माइनस होगा तो 0.97x बनेगा, और फिर x की फिगर मैं इसमें पुट कर दूं। अब बताओ x कितना बना, ऐसे ही कर लो, और यार लो 0.03x इज इक्वल टू x, और फिर व्हाट हैपेंड टू यू, ये मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। अच्छा जी बेटा, तो इसको उधर ले जाओ तो 0.97x हो जाएगा, तो 648 इज इक्वल टू 0.97x। अब थोड़ा सा मुझे डायरेक्ट कर लेने दो ये कि x किसके बराबर आ गया, 648 डिवाइडेड बाय, नहीं इतना भी नहीं, डिवाइड बाय 0.97 इज इक्वल टू 668, यानी कि 668 का मटेरियल आपने लगाना है। तो ये x मैंने फाइंड कर लिया, ये 668, यानी कि पहले जहां पे आपका 720 रुपए का मटेरियल लगता था वहां पे अब 668 का लगे, ठीक है। ये मैंने वर्किंग यहां पर भी कर दी। अब यही काम हमने कहा था, इतना लंबा चौड़ा काम करने की बजाय देखो ना, ये यहां से हम चले और वहां पहुंचे, वहां से कॉपी पेस्ट किया नीचे उसको, और फिर वहां से लेकर इसको यहां आए, ये 668 असल में हमने निकालना था।
तो ये 648 निकालने का ही तो शॉर्टकट बताया था आपको कि आप ये कर लो, आप इस 720 को पकड़ो, जिस पर जाना है, किस पर जाना है, तो जिस पर जाना है उससे डिवाइड करो का मतलब 1 माइनस 0.03 और जिस पर हो उससे, अच्छा वो 1 लिखोगे तो याद नहीं रहेगा, ऐसे करता हूँ 97% और 90%, ठीक है जी। अब सही है जी। अब इसका आंसर क्या निकलता है, ये कई बार हमने किया है तो ये याद रखा हुआ है हमने, इसके पीछे लॉजिक सारी ये थी, ठीक है ना। तो अब ये कहानी इतनी ही है जो आपके सामने रखी, इसकी एग्जाम्पल का सोल्यूशन बाद में ले लेना, फिलहाल सिर्फ इसी की क्लैरिफिकेशन है, मैंने यूं तीर लगाया हुआ है। तो बात सिर्फ इतनी सी है जो आपने याद रखनी है। मटेरियल कॉस्ट के अंदर जो मसाइल आ सकते हैं वो क्या हैं, मटेरियल कॉस्ट प्रीवियस पीरियड की दे, प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन दे, आप वहाँ से कॉस्ट पर यूनिट निकाल के उसको इस साल में यूज़ करने के लिए, अगर यूनिट्स बढ़े हैं तो वो यूनिट्स वाले प्रोडक्शन बढ़ाने वाली परसेंटेज लगा सकते हो, न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल सकते हो, या इन्फ्लेशन है तो वो भी इसके ऊपर डाल सकते हो। फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट या बल्क क्वांटिटी इम्पैक्ट मटेरियल रेट पर पड़ा करता था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करना पड़ सकता था आपको, और प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है ये मटेरियल लॉस की वेस्टेज की वजह से, यानी मटेरियल लॉस की परसेंटेज गिवन होती थी तो उससे भी चेंज होती थी। सिंगल है तो सिंपल सवाल होता था, अगर 2 होती थी तो फिर ये मसला करना पड़ता था, ठीक है। नीचे ये एग्जाम्पल है, उसका सोल्यूशन बाद में नोट करना, पहले ऊपर वाला काम जी। नहीं, बस ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। ये बस 15 मिनट और लग जाने हैं, और क्या। ये सबसे टेक्निकल यही है, बस इसके बाद एक रह गया लेबर का। ज़्यादा मसाइल ही नहीं थे ना, पूरा पूरा चैप्टर होता था इन पे। देखते हैं जी। हैंड आउट इसकी पेपर की कॉपी है एक्स्ट्रा, पेपर्स की पास पेपर रिसेंट पीछे एंड पे पड़ी होगी, नहीं तो ले आते हैं। पेपर तो आने दो भाई, पेपर सामने आया नहीं ना भाई, उन्हें कहें 2-3 कॉपीज ला के एक्स्ट्रा रखें, पीछे 5-6 ला के रख दें जी। सही है, कोई मसला मसाइल परेशानी टेंशन? ये सोल्यूशन था भी थोड़ा सा, जो एग्जाम्पल और सोल्यूशन है, कोई अगर इसको रखना चाहे अपने पास सनद के तौर पे। और किन्नी को लॉजिक समझावा तुहानू, ये लॉजिक ही है। मैं अगर ज़िंदगी में आपको सिर्फ ये रट्टा लगवाता ना तो फिर आप कहते लॉजिक तो समझा दें, ये लॉजिक ही तो दी हुई है। नहीं बेटा, इसीलिए तो वो सारी लॉजिक है पीछे, ये चेंज हो रही है ना, इस परसेंटेज से चेंज होकर, तो ऑलरेडी उसके अंदर वो इंक्लूडेड है। बहरहाल छोड़ो, लॉजिक वो पड़ी है, रट्टा लगा लो, नहीं दिल करता तो लॉजिक है, हर दफ़ा लगा लो, तब भी मुझे कोई मसला नहीं, मैंने दोनों काम किए हुए हैं। लॉजिक ही तो वो है, वो लॉजिक है बेटा, ये शॉर्टकट है इसकी। ये क्यों ऐसे करते हैं हम, तो हमेशा जिस पर जाना हो ये वो चक्कर करते थे, तो इधर ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉजिक, ऑल लॉजिक। ओके, इसके बाद किसकी बारी आनी है? लेबर, इसकी नहीं, लेबर की, लेबर चाइल्ड लेबर। लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला बेसिक्स में, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कितनी लेबर लगती है उसके लिए हम कहते थे जी, सबसे पहले बताओ एक यूनिट पर कितने लेबर के आवर्स लगने और एक लेबर आवर पे कितनी पेमेंट करनी है। ये एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, जितने टोटल प्रोड्यूस किए उससे। तो वो बात मैंने शुरू की है प्रोडक्शन यूनिट से। प्रोडक्शन यूनिट इसलिए ज़रूरी होते थे कि मटेरियल कॉस्ट है, चाहे लेबर कॉस्ट है, चाहे ओवरहेड कॉस्ट है, प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई होती थी। अब इस लेबर कॉस्ट के अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, ये उसी तरह से लेबर कॉस्ट पिछले साल की देकर आपको ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स को यूज़ करा के पर यूनिट कॉस्ट निकलवा सकता है और इन्फ्लेशन रेट लगवा सकता है, ठीक है। ये ओल्ड लेबर कॉस्ट ही दे दे तो आप प्रोडक्शन वॉल्यूम का है जी इतना बढ़ गया, परसेंटेज लगाओ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन का रेट लगाओ, इस तरह से भी हो सकता था, डेटा के ऊपर जो है वो डिपेंड करता था। अब ये जो ब्रेकअप है फॉर्मूला का, इसमें क्या क्या मसाइल आते थे आपको। ये वेज रेट पर यूनिट अक्सर ऐसा होता था कि वो कहता था कि जी अब ये स्टैंडर्ड है या ये पिछले साल का डाटा है और इस साल वेजेस इतने % बढ़ गई हैं नॉर्मली। अच्छा, कम तो ऐसे कभी नहीं होती थी, नॉर्मल इन्फ्लेशन, नॉर्मली महंगाई बढ़ती है, ठीक है। ये तो नहीं होता कि मजदूर कह रहे हैं जी आज 100 रुपये दिहाड़ी है तो अगले महीने जाकर कहेंगे 80 रुपये हो गई है, नॉर्मली बढ़ती है। लेकिन चलो इन्फ्लेशन है, इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। मैं इन्फ्लेशन के साथ ऐसे बोल देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, वैसे होता है इंक्रीज ही है। तो वेज रेट पे क्या असर पड़ सकता है, इन्फ्लेशन हो जाए,
लेबर आवर्स पर यूनिट में क्या क्या मसाइल आते हैं, ये सेम वैसे ही हैं। कैसे? ये एफिशिएंसी की वजह से चेंज होते थे। हमने एफिशिएंसी बोली थी ना, ये अगर एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है तो लेबर आवर्स कम हो जाते हैं, ऐसे ही पढ़ा था। और अगर एफिशिएंसी कम हुई है तो टाइम ज़्यादा लगाया उन्होंने यूनिट्स बनाने के ऊपर, तो ये एक इम्पैक्ट आता था। फिर इन आवर्स पे क्या इफेक्ट आ सकता है, कन्वर्जन करनी पड़ती थी। 2-3 सवालों में शायद टारगेट कॉस्टिंग के अंदर कहीं पे इस तरह का डाटा गिवन हो, शायद मुझे याद पड़ता है, जिसमें वो मिनट्स दे देता था, तो हम कहते थे नहीं नहीं यार इसको आवर्स में ही करो, क्योंकि हमारे रेट्स आवर में गिवन होते हैं। तो कोई मसला नहीं, वो कन्वर्जन हमने हर जगह ही सीखी हुई है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मसला आता था वो इसमें भी ये आ सकता था, आया है शायद एक आधे सवाल में, नहीं भी आया तो आएगा, आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 100% सेम मटेरियल की तरह से ही है, ठीक है। इसलिए क्या मसला है, अगर नहीं, वैसे आया एक आधे सवाल के अंदर। बहरहाल लेबर वेस्टेज भी, लेबर टाइम की वेस्टेज भी है, ठीक है। लेबर, ये भी शायद टारगेट कॉस्टिंग में सबसे पहले, शायद हमने देखा ही सबसे पहले यही था, मुझे लगता है ऐसे ही है। बहरहाल ये भी गुजरा हुआ है, ये होता है बहरहाल, ठीक है, कि अगर आपके लेबर टाइम की वेस्टेज है तो सिंगल वेस्टेज का रेट है, तो उसी तरह से जैसे मटीरियल था, मटीरियल इनपुट, मटीरियल लॉस की परसेंटेज, मटीरियल आउटपुट, यही लेबर के अंदर हो जाए तो लेबर इनपुट क्या होगा, लेबर का टाइम जो उन्होंने पे किया, उनको टोटल लगाया, ठीक है, कितना लॉस हो गया और कितना असल में उन्होंने वर्क किया, आइडल टाइम बीच में, ठीक है। पेमेंट अब वो देख लेते हैं, वो तो सवाल के अंदर नॉर्मली उसके अंदर जो है वो आउटपुट गिवन होता है, इतने घंटे काम किया, और परसेंटेज गिवन होती है, और अगेन वो नॉर्मली इनपुट की होती है, और ये मिसिंग होता है, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। 100% सेम मटेरियल लेबर के अंदर कोई फर्क है ही नहीं। वेस्टेज अगर परसेंटेज दी हो तो इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है, कोई नई चीज़ है नहीं, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल नहीं करवा रहा। 2 वेस्टेज रेट गिवन होंगे, सेम वही बात, लेबर आर पेड, बस ध्यान ये रखना है ये लेबर आर पेड है, पेमेंट जितने पैसों की और उन्होंने काम कितने पैसों का किया, बीच में कुछ वेले रह जाते हैं, वही तो लॉस का टाइम होता है कि पैसे ले गए 12 घंटे के, काम किया 10 घंटे, तो 2 घंटे उन्होंने टाइम लॉस कर दिया, यही लेबर वेस्टेज है, जिसको आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर आके आइडल टाइम कहा था, जो कि वर्कड और पेड इकट्ठे सेम आ रहे होते थे, अनलेस कि आपका आइडल टाइम वाला वेरिएंस आपको पढ़ाया था, उससे पहले आपके लेबर आर वर्क, लेबर आर पेड जो है वो सेम होते थे, ऐसा ही है ना। तो लेबर टाइम की वेस्टेज भी उसी तरह से आ सकती है, सिंगल रेट गिवन हो तो बस आपने इनपुट की जगह लेबर आर पेड, आउटपुट की जगह लेबर आर वर्क रखना है, लॉस की परसेंटेज नॉर्मली अगेन इनपुट के साथ, चुप भी होगा तो इधर कर दे लिंक तो बहुत अच्छी बात होती है, वो तो जिंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। अगर 2 वेस्टेज रेट होंगे तो अगेन ये गिवन होगा, ये परसेंटेज गिवन होगी, ये फाइंड करेंगे, कॉपी करेंगे, कोई चेंज नहीं के, इधर देखो गिवन, कैलकुलेट, कॉपी, कैलकुलेट, गिवन, फाइंड लिख दिया, माजरत, ऊपर क्या था, कैलकुलेट था, सॉरी थोड़ा सा चेंज है, लेबर है ना, ठीक है पता नहीं, गिवन, फाइंड, कॉपी और गिवन सॉरी कैलकुलेट, ठीक है, ऊपर भी कैलकुलेट है। अच्छा, यहां तक को मसला है तो बताओ, ये तो बात सादा सी है, ठीक है, कि आपके वेज रेट पर असरात क्या पड़ सकते हैं, महंगाई हो जाए या लेबर में सस्ताई कहाँ होती है, लेबर पर यूनिट पे क्या असरात पड़ते हैं, वो एफिशिएंसी कैसे चेंज हो सकते हैं, हमारी लेबर एफिशिएंट हो गई तो फिर टाइम कम लेंगे, हमारी लेबर ने एफिशिएंसी कम कर दी, आवर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, कन्वर्जन करनी पड़ सकती है, और लॉस परसेंटेज हो सकती है, लेबर टाइम की वेस्टेज भी हो सकती है, सेम उसी तरह से जैसे मटेरियल में। और एक एडिशनल चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी डिसीजन मेकिंग से भी पहले, शुरू में, वो क्या था, लर्निंग कर्व। तो इफेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व भी किसके ऊपर पड़ता था, अल्टीमेटली लेबर आवर्स पर ही पड़ता था। जगह नहीं बनी थे फिर एनजी कर ले में, ठीक है, थोड़ा रास्ता बना लिया इसने, ये पानी था, लेबर, ये देखो यही तो लर्निंग इफेक्ट होता है, रास्ता निकाल लेती है लेबर फिर, है लर्निंग कर्व, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व, यूनिट वाइज लर्निंग होती थी, हम यूनिट्स के ऊपर लर्निंग अप्लाई करते थे, सवालों में लिखा होता था, ये एक आधा सवाल शायद आएगा भी सेबी रिवीजन के अंदर, होपफुली देख लेंगे, बहरहाल लर्निंग विल अप्लाई टू फर्स्ट 500 यूनिट्स, ऐसे लिखा होता था, ठीक है। और अगर बैच वाइज होती थी तो यूं लिखा होता था, लर्निंग विल अप्लाई टू फर्स्ट 5 बैचेस। तो अगर लर्निंग यूनिट वाइज होती थी तो हम यूनिट्स के हिसाब से चलते थे, बैच वाइज तो बैच के हिसाब से चलते थे, ठीक है। तरीका क्या होता था, हम करते थे इस फॉर्मूला को यूज, और एवरेज टाइम जो लगता है एक यूनिट के लिए वो निकाल लेते थे।
लेकिन नॉर्मली सवाल के अंदर वो परेशान हमें इसमें करता था कि लर्निंग इस टाइम तक चलनी है फिर स्टॉप हो जाएगी, जैसे फर्स्ट 500 यूनिट्स तक लर्निंग चलेगी फिर स्टॉप हो जाएगी। तो हम क्या करते थे, हम 500 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकालते थे पर यूनिट, फिर 490 उनको टोटल कर लेते थे, 500 एवरेज टाइम पर यूनिट निकाल के उसको 500 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, फिर एवरेज टाइम 499 का निकाल के उसको 499 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 500th यूनिट पकड़ लेते थे कि उस पर कितना टाइम लगा, और आगे जितनी प्रोडक्शन हुई फिर उसको उसी पर ले जाते थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, टाइम टेकन टू, ये इसमें हम लिखते थे ए, ये क्या है, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये ए क्या होता था, सब याद आएगा इंशाल्लाह, जब रिवीजन करेंगे तो आएगा। ठीक है, मुझे पता है ये आपको लर्निंग कर तो भूला ही होना, बहुत अरसा हो गया। अगर कोई रिवाइज कर रहा है, रिवीजन कर रहा है वक्तन फवक्तन, तो जिसने ये टॉपिक रिवाइज कर लिया होगा उसकी रिवीजन होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, अब करेंगे तो याद आ जाएगा। बहुत आसान था, जब करते हुए आसान लगा था तो अभी भी आसान है, बस चीज़ें जो है वो थोड़ी सी भूली होती हैं, रिवीजन की जरूरत तो होती है। ये तो आप नहीं कह सकते कि आप 1 महीने बाद पेपर में जाके बैठ जाएंगे और जब पास हो जाएगा, नहीं, कम से कम आपको 2 से 3 रिवीजन करनी पड़ेंगी इन छुट्टियों में। और उसी के लिए आपको हल बताया था रिवीजन क्वेश्चंस कम करके, कि आप एक दिन में 2 टॉपिक्स भी रिवाइज करें, अगर कोई और पेपर साथ पढ़ भी रहे हैं, तो बस एक सिटिंग में सारे सवाल करने किसी एक टॉपिक। ठीक है, 2 टॉपिक करो तो वो सारे सवाल दोनों के एक सिटिंग में करने, मतलब एक सिटिंग में करके फिर उसको छोड़ दो, फिर कुछ और कर लो, फिर थोड़ी देर बाद वापस आओ। जब भी कोई टॉपिक करो पूरे टॉपिक के सवाल, तभी अंडरस्टैंडिंग, इधर ऐसा हुआ उधर वैसा हुआ इधर ऐसा हुआ, अच्छा हाँ ये कॉन्सेप्ट तब बनता है। ये नहीं एक सवाल आज कर रहे हैं 2 दिन बाद कर रहे हैं, पिछले ही भूला हुआ है, कुछ याद नहीं रहा, नहीं, एक सिटिंग के अंदर किसी भी टॉपिक के रिवीजन के क्वेश्चंस आपने इकट्ठे करने हैं। ठीक है, वसीयतों का टाइम चल रहा है, तो ये क्या है जी, एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। ये क्या होता था, पहले यूनिट का टाइम, एक्स क्या है, जितने यूनिट्स पे जाना है, और ये लॉग लर्निंग रेट ओवर, पता नहीं ऐसे ही कुछ था। ठीक है, ये अच्छा, ये गिवन होता था नॉर्मली। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये बैच वाइज है तो ये वाई क्या निकलेगा, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ बैचेस। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच लेते थे, और यहां पर फिर लर्निंग रेट लगाया और ये नंबर ऑफ बैचेस आ गए। यहां पर भी ऐसा ही होता था, ये लिखा हुआ है टोटल टाइम फॉर, अगर मिसाल के तौर पर सवाल में लिखा हुआ लर्निंग विल अप्लाई टू फर्स्ट 5 बैचेस एंड देयर आफ्टर इट विल स्टॉप, तो हम निकालते थे, अगर 10 12 15 बैच बनेंगे तो क्या करते थे हम, टाइम टेकन फॉर 5 बैचेस निकालते थे, टाइम टेकन फॉर 4 बैचेस निकालते थे, तो 5th बैच का टाइम आ जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम टेकन 500 यूनिट्स, टाइम टेकन फॉर 499 टोटल, और यहाँ से 500th यूनिट निकल आता था, और आगे भी चलाते थे। ठीक है, तो ये लेबर के अंदर मोटे मोटे मसले मसाइल थे। ये स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन 1 आपने करना है, इसको नोट करें, किया हुआ हो फिर भी कर लेना ना, ठहर जाओ यार, नहीं 1 मिनट यार, ठीक है, जान छोड़ो, ऐसे कहाँ छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल बंद हुआ है भाई का, सारे शुक्र करो इस बात पर। यार वो किस चैप्टर के साथ मैंने सवाल दिए थे लर्निंग कर वाले, ये लेबर के अंदर ही थे पड़े हुए, चलो यार वो देख लेना, उन सवालों के अंदर अवेलेबल है, नहीं तो फिर इस अटैम्प्ट को ओपन कर लेना, ये सवाल कर लेना ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो, मुझे शक्लें बहरहाल यही बता रही हैं। ठीक है, 1 मिनट, लेट मी हट, लेक्चर 49 के अंदर कह रहे हैं जी बच्चे, ये सवाल किया हुआ है हमने, एस कंट्रैक्टर गालिबन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ तो मुझे शुक्र है, मैं शुक्र करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप करें, और किया हुआ है तो फिर भी मैं सब्र करके कहूंगा कर लेना दोबारा, ये नहीं करना, मैंने लिखा इसलिए हुआ यहाँ। बस अब मुझे और ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस 10 मिनट और चाहिए बेसिक्स के लिए, ये जो कॉमन इश्यूज हैं इनके लिए। नज़र नहीं भी आ रहा तो भाई ग्रुप्स में आ जाएगा, मैं जो कर सकता हूँ पॉसिबल, इससे बड़ी अब स्क्रीन हो नहीं सकती, क्या करूँ। अबू जरा किधर जा रहे, तुम तो जा रहे हो, तुम कह रहे हो मैं आ रहा हूँ, जाओ उधर है, कह रहे मैं आ रहा हूँ, मुँह उधर है, कह रहे मैं आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर बंदों के। अच्छा जी, अब इसके बाद किसकी बारी होनी चाहिए, ओवरहेड्स की, तो वेरिएबल ओवरहेड्स,
कॉस्ट कैसे निकलती थी, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा पर यूनिट नहीं दिया होता था, पर आर भी दिया हो सकता था, तो कोई मसला नहीं, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर इनटू लेबर आर पर यूनिट, या जो भी आर्स होते थे पर यूनिट, तो इससे हमारे पास यूनिट की कॉस्ट आ जाती थी, उसको फिर प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था कि वेरिएबल ओवरहेड रेट जो है वो पर मशीन हो, तो फिर कॉस्ट भी गिवन होती थी पर मशीन, ये रिक्वायर्ड यूनिट्स के, एक यूनिट पर कितने आवर्स चाहिए वही मशीन आवर्स गिवन होते, तो कोई मसला नहीं, उसको मल्टीप्लाई करो, एक यूनिट की कॉस्ट निकल आई, उसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तीनों में से कोई भी तरीका हो सकता था आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकालने का, यहां तक कोई मसला नहीं है, तो आगे चलेंगे। सब आपने यूनिट्स वाले लेने हैं, हाँ हम तो मतलब आर में ले, तो आर वो ले लो। ये एक यूनिट पर कितने आवर्स, लेट से दो आवर्स लगते हैं एक यूनिट पर, 2 आवर्स लगते हैं मशीन के एक यूनिट पर, या लेबर आवर, ठीक है, मशीन 2 घंटे चलती है और 1 घंटा मशीन का 100 रुपये कॉस्ट करता है, तो 100 इंटू 2 200, यही 200 इधर इधर दिया हुआ है तो यही ले लो। ये टूट कर गिवन होता तो जोड़ लेते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट में ना रहो, सारी कॉस्ट में चलो, कई जगह पर कई कुछ किया है। ठीक है जी, तीनों तरह से हो सकता है ना। ठीक है, वो आपको कॉस्ट में पर यूनिट ही चाहिए, वो पर यूनिट कॉस्ट कभी दी होती है पर आर, तो हम कहते हैं एक यूनिट पे कितने आर लगे, तो जितने आर लगे उसको मल्टीप्लाई किया पर आर से, तो हमारे पास फिर कॉस्ट, इस ब्रैकेट को रखा है, इसको ब्रैकेट में इसीलिए कि ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, रेट पर यूनिट, यानी कॉस्ट पर यूनिट। अगर वो मशीन आर्स के अंदर बता दें कि इतने मशीन आर्स लगते हैं यूनिट पर, तो मशीन आर पर यूनिट कितने चाहिए वो देख लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करके भी कहां पहुंचे, तो पहुंचे यहीं पे, पर यूनिट चाहिए होता था, डाटा जैसे भी गिवन है, तो पर यूनिट वेरिएबल, एक यूनिट पर कितने वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो यूनिट का बता दे, वो पर आर बताए तो कितने आर्स लगते हैं और कितने एक आर का रेट है, उसके करके भी पर यूनिट ही निकालते थे हम। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट बनाते थे उसके अंदर ब्रैकेट में आर्स इंटू जो है वो रेट लिखा होता था, तो बाहर तो यूनिट पर यूनिट ही निकाला होता था हमने। ठीक है, तो पर यूनिट पे पहुंचना है। ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है डेटा। चलें आगे, सेम वही काम यहां पर प्रीवियस ईयर के, ये सवालों के अंदर होता था ना, आप जब देखोगे इन सवालों को करके, सीवीपी वाले सवालों में, डिसीजन मेकिंग में अक्सर ऐसा होता था, आपको कहता था जी ये कॉस्ट हमें इनकर की थी हमने वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको पुराने साल के यूनिट से डिवाइड करके आप कहते थे अच्छा इतनी पर यूनिट कॉस्ट पड़ी थी। अब इस साल क्या करें, कभी आपको इन्फ्लेशन रेट उससे बढ़ा लेते थे पर यूनिट को, कभी कहता था वॉल्यूम भी बढ़ा है तो आप उसी पर यूनिट पर वॉल्यूम की परसेंटेज का इंक्रीज भी लगा लेते थे, और सारा कुछ इस तरह से कर रहे थे। तो ये काम आप अक्सर करते आए। इफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन प्रीवियस पीरियड की गिवन क्वेश्चन में, तो क्या करो, ओल्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करो ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट से, पर यूनिट ओल्ड वाली कॉस्ट आ गई, उसको न्यू प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे भी करते थे ना आप, और इन्फ्लेशन है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते थे, मसला क्या, ये तो पुराने की कॉस्ट निकली है, ये इन्फ्लेशन की परसेंटेज आ गई, और अगर यूनिट्स बढ़े हैं तो यूनिट्स भी बढ़ा लो। ठीक है ना, सेम वही तरतीब चली है, ये चौथा पॉइंट चल रहा है। चलो पहला तो वो था ना प्रोडक्शन यूनिट्स वाला, क्योंकि वो बेस थी, प्रोडक्शन यूनिट्स निकलेंगे फिर उन यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट लगती है, तो दूसरा पॉइंट मटेरियल की कॉस्ट, तीसरा लेबर की कॉस्ट, चौथा ओवरहेड्स की कॉस्ट, सेम ही होता था सारा डेटा, कभी किसी का किसी तरह, किसी का किसी तरह, लेकिन ये सारी चीजों में से कोई ना कोई ऑप्शन हमारे सामने होता ही था। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आर हो या पर लेबर आर हो, ये इन्फ्लेशन के ऐसे इफेक्ट होता था, लेकिन लेबर आवर्स पर यूनिट या मशीन आवर्स पर यूनिट, इन पे क्या, लेबर आवर पर तो एफिशिएंसी, लर्निंग और लेबर टाइम वेस्टेज, क्योंकि लेबर आवर है ना, अगर आपने वेरिएबल ओवरहेड की बेस बनाया हुआ है लेबर आवर को, तो फिर लेबर आवर पे जो इंपैक्ट पड़े हैं वो यहां पर भी आ जाते थे। लेकिन अगर मशीन आवर दिया हो तो उस पर इंपैक्ट किसका पड़ेगा, ये इफेक्ट होता है रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन से। हमने मशीन रिप्लेस की, पहले मशीन आवर एक यूनिट पर 2 घंटे लगते थे, नई मशीन 1-1.5 घंटे में 1 यूनिट बना लेती है, इफेक्ट पड़ सकता है, पॉसिबिलिटीज बताएंगे। ठीक है, इसको नोट फरमा लें। क्या कैप्चर करें, चले, ये आपको भेज भी दूंगा, लेकिन इसलिए दे रहा हूं कि भेजने में देर सवेर हो जाए, आप घर जाके इनको नोट करें ताकि ये आपके पास समरी तैयार हो जाए। ये 4 सफ़ों में आपकी सारी, हर टॉपिक की इस तरह से समरी जो है वो आपके सामने होगी, डिफरेंट जगहों की बजाय एक जगह पे कर लें आप, थोड़ा सा 1-2 दिन मेहनत कर लें, ये सारी रिवीजन आपकी हो जाएगी उस टॉपिक की। 2 मिनट में टॉपिक रिवाइज, फिर तरतीब रिवीजन में ये रखेंगे ना, जो मैं आज रिवीजन के अंदर आपको टेबल बताऊंगा, जिन टॉपिक से कराऊंगा, जिनके नहीं कराऊंगा बस वो खुद ही करना, फिर जिनके करवा दूंगा
वो पहले ओपन करके देखेंगे, 2 मिनट लगेंगे उस पर, उसके बाद जो सवाल रिवीजन प्लान में होंगे वो सारे के सारे आप एक सीटिंग में बैठ के कर लेंगे, टॉपिक रिवाइज है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अगर सेपरेटली गिवन है तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल फिक्स्ड ओवरहेड रिक्वायर होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट या पर आवर हमें नहीं चाहिए होता, मार्जिनल में हम लेते ही क्या होते थे, टोटल, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट के लिए हमें फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट चाहिए होता था, एब्जॉर्प्शन वाला, उसको प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, और वो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता था, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट ओवर नॉर्मल कैपेसिटी, नहीं होता तो निकालते थे। इतनी ही बात है फिक्स्ड ओवरहेड्स की। अगर मार्जिनल है तो हमें टोटल चाहिए, पर यूनिट की तरफ जाते ही नहीं थे, और अगर एब्जॉर्प्शन है तो हमें पर यूनिट चाहिए होता था, और वो भी वही होता था एब्जॉर्प्शन के लिए जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है। नई तस्वीरें बन रही बेटा, यहाँ से ग्रुप में भिजवानी पड़ेंगी, जल्दी भिजवाता हूँ मैं, है ना बेटा, ग्रुप के अंदर अगर आ जाए तो ठीक है ना, मैं भी भिजवाता हूँ। तो बेटा वो यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, देखो ना, बजटेड कॉस्ट भाई उधर ही रखना, इधर ना ले आना, मैं उसी को दिखा बता रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट जो आप फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट लिखा हुआ है, ये कैसे निकला होगा, बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। अगर ये आर्स वाला होता तो वो कैसे निकला होता, बजटेड फिक्स कॉस्ट ओवर बजटेड आर्स। अब वो आपने आगे देखना है कि आप यूज किसके साथ कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पर यूनिट वाला तो वैसे ही हो जाएगा, पर आर वाला है तो उसको यूनिट के साथ पहले के एक यूनिट पर कितने आर्स चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके जाना पड़ेगा। किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने 2-3 दफा, एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और हाँ एब्जॉर्ब्ड एफओएच जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मार्जिनल में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं लेते थे। मार्जिनल में कभी मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, मैं आया किस लिए, खिदमत के लिए, दुनिया में आने का मकसद ही खिदमत है। ये मेरे चांद, ये देखो, पहली बात, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं। जो रेट निकला है ना OAR, फिक्स्ड एफओएच, बजटेड एफओएच को डिवाइड करके बजटेड बेस से, वो एब्जॉर्ब, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ये एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, ये यहां पे तो आता था लेकिन ये यहां पर नहीं लेते थे। मार्जिनल में हम कभी भी एब्जॉर्प्शन वाला काम नहीं करते, सारा नाम ही मार्जिनल है, इसमें हम कभी भी एफओएच एब्जॉर्ब्ड वाला जो OAR है उसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड एफओएच नहीं निकालते थे, इनको लेते ही नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में हम एफओएच को, फिक्स्ड एफओएच को पार्ट ही नहीं बनाते थे। अब ये कहाँ जाते थे, इसके एफओएच मार्जिनल के, इसके अंदर ये एक्चुअल वाले हम ले लेते थे, ठीक है। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल में एफओएच, फिक्स्ड एफओएच शामिल हैं, कौन से वाले, एब्जॉर्ब्ड वाले थे, लेकिन फिर अंडर ओवर की एडजस्टमेंट हम यहां पर करके सही वाली ले जाते थे ऊपर, ये ठीक है। जबकि यहां पर हमने कुछ एब्जॉर्ब करवाया ही नहीं, इसलिए कोई अंडर ओवर की एब्जॉर्प्शन का मसला भी नहीं, तो हम मार्जिनल के अंदर हमेशा लेते थे एक्चुअल। अब यही बात मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है कि अगर फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट अलग से गिवन है तो मार्जिनल में हमें कोई जरूरत नहीं होती उसको पर यूनिट या पर आर करने की, क्योंकि हमें चाहिए ही क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो बजटेड वाले उठा लोगे टोटल में, और एक्चुअल वाले बना रहे हो तो एक्चुअल वाली उठा लोगे, और अगर नहीं बताया अलग अलग तो जो बजटेड है वही एक्चुअल अज्यूम कर लेते थे। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में चल रहे हो तो फिर आपको फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट निकालनी पड़ती थी, अगर पर यूनिट गिवन है तो उसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते थे, ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच कहलाते थे, ठीक है। समझ आई है बात की, रिवीजन करोगे इंशाल्लाह बातें ताज़ा हो जाएंगी। तस्वीर ले लिया इसकी, अच्छा जी। अब अगर तो ये अलग अलग गिवन है तो इनके साथ ये ट्रीटमेंट कर लेते थे, सेपरेटली गिवन है कोई मसला नहीं, लेकिन अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन होती थी बाइफरकेशन करनी पड़ती थी, और बाइफरकेट करके अगला काम वही है जो अभी अलग अलग देख कर आए। तो अगर इकट्ठे दे देता था तो सेपरेशन करने के लिए हमारे पास
ये 2-3 तरीके थे। ये आजकल जो करते आ रहे हैं आप, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ताज़ा पहले वो देखें, वो एफओएच रेट टोटल में दे देता है, पर यूनिट या पर आवर जैसे भी है, एफओएच का रेट दे देता है। अब उसमें इन दोनों में से कोई एक निकलवा देता है आपसे, दूसरा बैलेंसिंग। नॉर्मली वो ये डाटा देता था, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते थे आप नॉर्मल कैपेसिटी से, तो आपके पास बजटेड एफओएच आ जाते थे, ये कैलकुलेट करते थे आप, और ये बैलेंसिंग निकाल लेते थे। तो एक तरीका तो ये है, अगर इकट्ठे आ जाए तो कैसे अलग करना है। और एक इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले आप किया करते थे क्या, हाई लो मेथड। 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स के ऊपर अगर कॉस्ट गिवन हो तो आप हाई लो लगाते थे, सिंपल हाई लो जिसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं होती थी। और ये सवाल भी हमने किया था बेसिक्स के अंदर ही, शायद 6 या 7वें लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है। तो उसके लिए तरीका बताया था कि आप अवॉइड करो चेंज को, वो 2 लेवल लो जिस पर दोनों चीजें सेम हो। सवाल बेसिक्स वाले करने चाहिए आपको, जो आपने एफओएच की ये हाई लो के अंदर वहां पे इकट्ठे किए थे, क्योंकि वो सवाल बहरहाल कहीं और इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। ये जो हाई लो मेथड विद चेंज इन फिक्स कॉस्ट या हाई लो मेथड विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका कहीं पे मुझे नजर नहीं आया पूरे पास पेपर्स के अंदर, पहले होता था। तो वो जो एक सवाल हमने किया था ना बेसिक्स के अंदर, हाई लो मेथड विद चेंज इन वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, वो बेसिक्स वाले हैंडआउट से ही कर लेना अच्छा होता है। क्या पता इस दफा आ जाए, ऐसी अभी तक तो आए नहीं, ना भी करें तो खैर कोई बात नहीं, वहां पे मैनेज कर लेना फिर अगर आ जाए। चलें जी, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा जी, सबसे पहले तो प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग हो तो निकालने पड़ सकते हैं, वो निकलेंगे तो फिर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट जो भी हैं वो सब की सब इन्हीं प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर निकल रही होंगी। ठीक है, सेपरेशन भी कर ली। अच्छा, उसके बाद अगर सेलिंग मार्केटिंग एडमिन कॉस्ट्स हों तो वो प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर बेस नहीं करती थी, जो अगर पर यूनिट दे भी देता था तो हम उसको मल्टीप्लाई करते थे सोल्ड यूनिट्स के साथ, सेल यूनिट्स के साथ, यहां प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं आते थे। ठीक है, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो नॉर्मली नाम से हम पहचानते थे, कैसे, वो टेबल सीवीपी के अंदर बनाया था, वो टेबल मैं सामने शो करता हूं, उसकी पिक्चर भी ले लीजिएगा, बेशक ये भी कर लेते हैं। अभी नैकड़ा को नास गया, लेट मी लव सीवी आ गया। कितना पढ़ते थे यार आप लोग, वो चेक करो, न्यू बस 2 लाइटों वाली थी ये। अच्छा, ये बाय नेम्स, ठीक है, ऊपर वाला तो खैर वो हमने वैसे पढ़ लिया था। ये जो था ना, नाम से कैसे फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल को अलग करना है, ये हमने पढ़ा था। कितना पढ़ते थे आप लोग, एक वक्त था जब आप पढ़ा करते थे। ये आपने बनाया हुआ है, या आपने बनाया हुआ है, बस रेफर कर लें, जिन्होंने नहीं बनाया वो फोटो खींच लें, बनाएं फिर। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसकी पिक्चर भी इसी तरतीब में आ ही जाए जहां पर उसने जिक्र किया। वैसे ये सीवीपी के अंदर आएंगी, जब सीवीपी की रिवीजन चलेगी ना तो इसको मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर जब वो सीवीपी की इस तरह के मतलब टेबल्स बने होंगे तो उसकी पिक्चर जिस दिन में आएगी उस दिन फिर आपको ये भी साथ ही अटैच कर दूंगा। ठीक है, बहरहाल आपको सिर्फ रेफर ये करना था कि जहां पर लिखा हुआ है ना ये कि फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स्ड या वेरिएबल कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक सीवी में टेबल बनाया था नाम से, क्योंकि लेवल्स के ऊपर आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है वो भी हमने यहां पर ही सीखा था, वो पता है आपको। ये लेवल्स के अंदर अगर 2 एक से ज्यादा वॉल्यूम पर हैं तो फिर तो हम पहचान लेते थे, फिक्स जो पर यूनिट में चेंज होती थी, टोटल में सेम, वेरिएबल जो पर यूनिट में सेम रहती थी, टोटल में चेंज, और सेमी वेरिएबल का कोई दीनी मान नहीं होता था। तो अगर 2 नई लेवल होते थे तो फिर नामों से पहचानना पड़ता था, ये वहां पर किया था हमने। ठीक है, और बेटा किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा था, वो होल्डिंग कॉस्ट थी, मुझे तो फौरन वही याद आया। ठीक है, और वो फिक्स कॉस्ट भी है, ये भी मुझे याद आया फौरन। ठीक है, लेकिन ये जिस टॉपिक में जाएंगे उसकी बात कर लेंगे, फिलहाल तो मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, ये इश्यूज आ सकते थे। और आखिरी इशू कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये अभी मार्जिनल ऑप्शन जो रिवाइज करवा रहा था। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी है तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसको यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पर यूनिट लिखा हो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक आ गई। ठीक है, सही है।
ठीक है, करंट पीरियड के अंदर भी वही कॉस्ट आ जाएंगी, लेकिन फिर क्लोजिंग यूनिट्स आएंगे, इसमें ओपनिंग और इसमें वो प्रीवियस की पीरियड की। मैंने इसमें ये लिखना चाहा कि आपकी अगर कैलकुलेशन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की है तो ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग होगा ना, वही इस साल का ओपनिंग बनता है। तो आपने प्रीवियस पीरियड की ये कॉस्ट उठानी है, पर यूनिट कॉस्ट ना गिवन हो तो पर यूनिट निकाल लेते थे, लेकिन और इसी तरह करंट पीरियड में। लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर एक चीज एडिशनल आती थी, क्या, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल वाले और फिक्स्ड एब्जॉर्ब वाले। तो प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट में भी ये ऐड होना है ओपनिंग के लिए, और इस पीरियड के अंदर भी ऐड होना है। अब दोनों पीरियड्स की कॉस्ट डिफरेंट हुआ करती थी, इसलिए ये क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक की पर यूनिट कॉस्ट भी डिफरेंट हुआ करती थी। ये भी एक मसला हो सकता है। यहां तक तो आपने तस्वीर बना ली थी ना, यहां तक ये वाली, ये नहीं बनाई थी, ये बनाई थी। चलो फिर पहले ये अलग बनाओ, ये यहां तक ये अलग बनाओ। ये फिक्स्ड वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन तक ठीक हो गया ना, 8 पॉइंट हो गए। काफी वजन पड़ गया एकदम से, है ना। इतना कुछ कैसे पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ सुकून से आपने देखना है बैठ के। अच्छा, सब कोई नई चीज नहीं देखी आपने, ये अच्छी बात है कि आपने कोई नई चीज नहीं देखी। नया तुम्हें तो लगेगा बेटा तुम आए कभी कभी करते थे, तो जो दिन तुम्हारे मिस थे बीच में वो तुम्हें नया लगेगा। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अगर कैलकुलेट करनी पड़े तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे करेंगे। अगर इस टेबल की समझ नहीं आ रही, इस ट्री की समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लेना, आज नहीं तो कल पूछ लेना, कोई मसला नहीं। मेरा मतलब क्या है, प्रीवियस पीरियड और करंट पीरियड। मैंने ऊपर हेडिंग दिया ना, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो स्टॉक यूनिट्स के अंदर मैंने सामने लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स और फिर क्लोजिंग स्टॉक। यानी अगर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए तो प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट को आप लेकर चलेंगे, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग होता है। और अगर इस साल की क्लोजिंग यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए तो इस साल की कॉस्ट को आप यूज करके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, चलें जी, इस पार्ट को क्लोज करें, पॉज करें ना जरा।